तो कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड आप ना हमेशा ऐसे जोड़ोगे, सिस फॉर्म में जोड़ोगे, ठीक है। कोई भी बाइडेंटेट को आप कोई लिगेंड ट्रांसफॉर्म में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये मेरा मोबाइल है, तो आप जैसे कोई बाइडेंटेट लिगेंड को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते। ऐसे ऐसे कनेक्ट करोगे ना बेटा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ऐसे कनेक्ट करोगे तो हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे। तो सिस में ही कनेक्ट करते हैं अपन, ऐसे ट्रांस में कनेक्ट नहीं करते। तो जैसे आप केस है, जैसे मान लो आपके पास, अभी मैं सीएन नंबर 4 की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे पास ऐसा केस है कि मेरे पास मान लो ए ए होल ट्वाइस है, इसके बनाने हैं मुझे। तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो एक लिगेंड है ए ए और एक लिगेंड अपने पास ए ए, सेम है। तो याद रखना, मैं जब ट्रांस पेयर बनाऊंगा ना, तो मैं दो रेड ए को एक साथ नहीं रख सकता, मैं ऐसे रख सकता हूं। मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं कि मैं ए का इस ए को रख लूं और इस ए को इस ए को रख लूं, यही ट्रांसपेयर बनेगा। आप में से कोई बोल सकता है ना सर एक ये वाला ट्रांसपेयर तो बन सकता है, ये वाला ट्रांसपेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए के ट्रांस में आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ए के ट्रांस में ए कनेक्ट हो रहा है, तो लिगेंड कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ट्रांस में कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांस में अलाउड नहीं है, तो ये ट्रांसपेयर नहीं होगा। कौन सा ट्रांसपेयर नहीं होगा? जो आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसे लिख दो ए के साथ ए आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा, नहीं, ये ट्रांसपेयर नहीं होगा। दिस इज नॉट द ट्रांसपेयर। ये हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है क्या? हाँ या ना? नहीं सर, एक बार और बता दो। अरे भाई मैंने कल ये बताया था आपको कि कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड आप ऐसे मान लो, सुनो, मान लो आपके पास ये है MAB2 टाइप का केस है आपके पास, सुनना मेरी बात, ठीक है। आपके पास MAB2 टाइप का केस है, तो मैंने कहा था सिस में नहीं, आप मान लो इसके ट्रांसफेयर बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप ऐसे बनाओगे सर ए के साथ बी रख लो, ए के साथ बी रख लो, फिर सर ए के साथ ए रख लो और बी के साथ बी रख लो। मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या, जब आप ए और बी रख रहे हो ना, इसका मतलब ए यहां पे और बी यहां पे ऐसे कनेक्ट हो गए, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, आप इसके ए को इसके बी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसके बी के ए को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन दो लो को एक साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आता है बेटा, कल ही बताया था, ये बता तो रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। ऐसे कनेक्ट नहीं करना, थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो आप, ऐसे कनेक्ट नहीं करना। कोई एक बाइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहा हूं, ऐसे ये है ए, ये है ए, तो ये ए को ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, ऐसे। एक बाइडेंटेट लिगेंड जिसके दो ये है, जैसे मैं आपको बताऊं इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इथाइलिन डाइअमाइन को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, लेकिन आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये दिस इज नॉट अलाउड। समझ रहे आप मेरी बात? अभी समझे क्या सब लोग? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप समझे ना, तो आप ये सारे केस, आप समझे ना, तो आप ये सारे केस बना के देखो, ये जो केस बने हैं ना, ये बना के देखो, सब लोग ये केस बना के देखो। ये मैंने 4 केस, ये सारे केस लिखे हैं, आप सोच के देखो क्या आप समझ पा रहे हो क्या? ये सारे केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सोचो। जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पे ए ए है, पहला है MAA2। हाँ फर्स्ट स्लाइड है बेटा, जैसे पहला केस है, ये दोनों केस मैं ले लेता हूं अलग से। जैसे मान लो ये केस है, तो पहला केस देखो आप, तो आपने लिखा कि यार अपने पास ऐसा है, अपने पास है एक ए ए ऐसा है और एक ए ए ऐसा है, तो ये तो ट्रांसपेयर हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ ए के साथ इस ए को रख लें और इस ए के साथ इस ए को रख लें, तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो GI नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है, बस यही पॉसिबल है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेड वाले दोनों ए सिस में है, जैसे ए, यदि रेड वाला ए यहाँ पे है, रेड वाला ए यहाँ पे है, तो ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला ए यहाँ पे है,
ऐसे रेड वाला ए यहाँ पे है तो ये दूसरा वाला यहाँ पे है, तो ये तो अलाउड है कि ये दोनों सिस में कनेक्ट हो सकते हैं, ये तो दोनों सिस में क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ट्रांस में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका ट्रांसपेयर एक ही बनेगा, इसका ट्रांस। अच्छा इसका देखते हैं अब, ये हमारे पास A टू, अब आप इसका ये ट्रांसपेयर नहीं बना सकते ए के साथ ए और ए, ये गलत है बेटा। आप ए बना सकते हो इसका, ए के साथ ए के साथ है, तो इसका भी कितना बनेगा, एक। देखो सबसे पहले दोनों केस देखो, क्लियर है क्या, मैं केस बाय केस डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टू केस किसी को पूछ रहे हैं तो पूछे। ये आगे एक्स क्यों लिखा है सर? अरे एक्स नहीं लिखा, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या है, दिमाग बंद करके मत बैठो थोड़ा सा, इसका मतलब क्या समझेगा बेटा, सोच कि एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो ट्रांस में कनेक्ट हो गया ना बाइडेंटेट लिगेंड, ट्रांस में अलाउड नहीं है, तो दिस इज नॉट द ट्रांसपेयर। तो इसका भी एक ही ट्रांसपेयर है, इसका भी एक ही ट्रांसपेयर है, तो जीआई नहीं है दोनों केसेस में। सही है भाई? सर सेकंड वाला दोबारा बता दो। देखो बेटा मेरी ना एक बात आप पहले दिमाग में आपको ठूंसनी पड़ेगी, क्या है वो बात, कि एक बाइडेंटेट लिगेंड, एक आदमी ट्रांस में नहीं कनेक्ट हो सकता, बस दैट्स इट। अब सुनो, आपके पास ये केस आया, यदि आपको जो मैंने सिखाया है कल तक, आप कैसे केस बनाते हैं कि यार एक ए ट्रांस में ए रख ले, जेन्यून है यार, एक ए रख ले, ऐसे आप दूसरा बनाते ए के साथ ए रख ले, ए के साथ ए रख ले। अब आप इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा तुमने, ट्रांस में कनेक्ट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इससे तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, खुद सोचो, थोड़ा सा सोचोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ ए के ट्रांस में ए है, ए के ट्रांस में ए है, देखो यहाँ पे सिस में कनेक्ट हो गया, तो दिस कैन बी पॉसिबल। तो दोनों के कितने वो बन रहे हैं ट्रांसपेयर, एक ही ट्रांसपेयर बन रहा है ना इस केस में भी, तो इस पहले केस में भी जीआई नहीं है, दूसरे केस में भी जीआई नहीं है, दैट्स इट। क्लियर? अभी देखिए, अभी देख लो कौन पूछ रहा था, लड़की कौन बोल रही थी, वो एक लड़का बोल रहा था। हाँ जी सर आ गया। और एक लड़का भी बोल रहा था। सर मेरे को भी आ गया। आ गया? दोनों केस लिख लो कॉपी में सबसे पहले। बाइडेंट के सवाल वैसे कम ही आता है, टेंशन मत लो। चलो दोनों केस लिख लिए, लिख लिए तो डन लिख दो, और आपको समझ में आ गया तो भी डन लिख दो दोनों केस में। डन सर। चलो बाकी केस आप बना के देखो, दो केस ही ले लेता हूं यार, ऐसा करता हूं। अब सर इन स्ट्रक्चर्स में हम सिस भी तो बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते ना बेटा, तभी तो बोल रहा हूँ, सारी कहानी इस पे है। कौन सा सिस बनाएगी बता तू? सर पीछे स्लाइड करिए एक बार। बेटा ये अलाउड नहीं है, देख ये अलाउड नहीं है तुझे, दिस इज नॉट अलाउड, ये केस, ये स्ट्रक्चर ही अलाउड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, सिसी तो है, सिसी तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, सिस तो अलाउड है। सर पर ऊपर वाला भी तो हम बना सकते हैं ना सिस? नहीं बना सकते, मोलिक्यूल ही टूट जाएगा बेटा, वही तो कहानी है सारी की सारी। यदि बनाओगे तो अनस्टेबल है, वो स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल है, स्टेरिकली इंडर्ड स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर्स। सर मतलब कि जो सेकंड वाला केस है उसमें दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें से एक नहीं बनेंगे बेटा, ये बनेगा ही नहीं, दैट इज माय पॉइंट। यदि ये बनेगा तो ये जीआई शो करने लग जाएगा, ये स्ट्रक्चर जीआई शो नहीं करता है, नो जीआई, ये बनेगा ही नहीं, मैं तो इसको मिटा भी दूंगा, तो आपको समझाने के लिए, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो ये है, समझी क्या लड़की? तभी तो जीआई पे। सर मतलब कि बाइडेंटेट में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वन ही होगा? हमेशा वन नहीं होगा बेटा, वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा ना। मेरा कंसर्न इतना है कि कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड ट्रांस में नहीं जोड़ा जाएगा, बस। यदि तुम कहीं ट्रांस में जोड़ते हो तो वो ट्रांसपेयर काउंट नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है सर कंफ्यूजिंग है इसमें, यार, क्लियर नहीं हो रहा। लड़की एक मेरा पॉइंट समझ, छोटा सा, मैं सिर्फ तुझे इतना पॉइंट बता रहा हूँ, तू एक बात बता लड़की, सुन मेरी बात सुन, तेरे एग्जाम में ये आ गया, सुनना एक बार, तू कैसे ट्रांसपेयर बनाएगी, आज तक तूने कैसे सीखा है? तू ऐसे बनाएगी ना, ए के साथ ए, ए के साथ ए, ए के साथ ए, ए के साथ ए, और क्या लिख देगी, हाँ जीआई हो गया, बढ़िया, सही है? यस सर। लेकिन तेरा गलत हो जाएगा सवाल, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तूने एक बाइडेंटेट लिगेंड को ट्रांस में जोड़ दिया,
ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, समझी? ओके सर, और ये हमें तो ये बाइडेंटेट बनेगा ही लिगेंड है नहीं, या नहीं, इसलिए वो इसलिए हमें क्या बेटा, नो जीआई। ये हाँ, ये बाइडेंटेट लिगेंड है या नहीं, ये हमें ब्रैकेट से पता चल जाएगा और मॉलिक्यूल देख के। वो तो तुझे याद है ना, ई एन पी एन यस सर। पी वाई सारे वहां से। ठीक है, अब ये दो केस करके देखो, ये दो केस भी जीआई शो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, करेंगे नहीं करेंगे या करेंगे? ये दोनों करके देखो आप मेरी तरह। आप सर ये नहीं एक मिनट प्रीवियस स्लाइड देखा ना सर। भाई लड़के, आधे घंटे से पीरियड स्लाइड खोली हुई है, ये ले। सर इसमें लेकिन एक केस तो बन रहा है ना सर, ये सिस वाला। तो एक केस से नहीं जीआई होता यार, कल की क्लास में था। हाँ सर था। जीआई के लिए दो स्ट्रक्चर तो होने चाहिए ना, एक स्ट्रक्चर से एक तो बनेगा ही बनेगा हर मॉलिक्यूल का, यार क्या बात कर रहे हैं? तो एक स्ट्रक्चर तो हर मॉलिक्यूल का ही होगा, हाँ सर। तो फिर तो हमेशा ही जीआई आएगा यार। कल भी मैंने मना किया था, जिनका सिंगल आ रहा था उनका जीआई मना किया था, ठीक है? अरे कल भी तो देख ले, एक स्ट्रक्चर बनाया था, नो जीआई लिखा था लड़के। लिखा था सर, लिखा था। तो फिर क्यों तू गजनी बन गया? चलो इसके बताओ मुझे, अब बना के देख लो ना आपका, यदि आपको लगता है जैसे पहला केस, आप बोलोगे सर मैं तो बनाऊंगा ए के साथ ए आ जाए और ए बी आ जाए, एक बार ए के साथ ए आ जाए, ए के साथ बी आ जाए, क्या ये पहला वाला स्ट्रक्चर अलाउड है क्या? सोचो, एक बात दिमाग में डाल लो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड ट्रांस में नहीं जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका सिर्फ एक ही केस बनेगा। तो जीआई नहीं है यार, एक स्ट्रक्चर का तो कहां जीआई है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होने चाहिए ना यार, तभी तो हम उन दोनों का आपस में रिलेशन जीआई बोलेंगे। सिमिलरली ये है, तीसरा चौथा केस देखो, किसी को पूछना है तो। हाँ, ए और बी ए, बिल्कुल साक्षी, इसका ये केस बनेगा, ए के साथ ए, बी के साथ ए। तीसरा चौथा केस क्लियर सबको? दोनों केस नो जीआई, परफेक्टली फाइन। बस एक बात, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बात दिमाग में बिठानी है कि कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड, एक सिंगल बाइडेंटेट लिगेंड नेवर बी कनेक्टेड इनटू ट्रांस, दैट इज होल पॉइंट। यदि आप इतना दिमाग में सेट कर लेंगे ना, काम ही खत्म, तो सर सीखना पर ही नहीं है। आपने जब अभी ये स्ट्रक्चर्स बनाए, ये तो ट्रांस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा बता, ये वाला? यस सर, ए ए अच्छा देखिए कैपिटल लड़की, और लोग तो देख, ए के ट्रांस में ए है, बी के ट्रांस में ए है, कहाँ हुआ मेरा बाइडेंटेट बता? सिस में कनेक्टेड है लड़की, यस सर। सिस में कनेक्टेड है। ओके सर। बना के तो देख, आप अंधाधुंध मत बोलो, सोच के बोलो, आप बना के देख लो, सबसे बेस्ट है बना के देख लो, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आराम से बना के देख लो, बाइडेंटेट के तो केस ही ज्यादा नहीं है यार। ठीक है, दोनों केस क्लियर हो गए, तो लास्ट वाले दो केस भी कर लो। अरे यार एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको और इसको लेकर, एक सेकंड कहाँ पे हो गया? एक मिनट रुकना यार, ये इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये लो, ये वाले केस है, जस्टिफाई करके सोचो, ये वाले केस, पांचवा छठा केस करो। क्यों नहीं होगा मुस्कान? होगा, देख लड़की, कोई बोल रहा है फिर बाइडेंटेट में फिर जीआई नहीं होगा, हम कह रहे होगा, आप करके देख लो, पांचवा केस करके देख लो, समझ में आ जाएगा, छठा करके देख लो, समझ में आ जाएगा। पांचवे में हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मैं पांचवे में दो केस बना देता हूं आपके लिए, तो पांचवा कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखो, ए के साथ एक बार ए आ सकता है, ए के साथ बी आ सकता है, एक केस बन सकता है क्या? ए के साथ ए, हाँ, ए के साथ बी, ठीक है, और क्या केस आ सकता है? नहीं कंफ्यूज हो गया भाई? अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया मुझे, समझ गए होगे आप? ए के साथ ए आ सकता है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, बी के साथ बी आ सकता है, और एक बार ए के साथ बी आ सकता है, और ए के साथ, ओहो, बी के साथ ए आ सकता है। देखो बने दो, पांचवा क्लियर हुआ क्या सबको? सबसे पहले देखो, पांचवा, पांचवा क्लियर है सबको? देखो सब लोग, छठा सोचो अब, छठा है सबसे इंपॉर्टेंट तो, और छठा ही आपके एग्जाम में आएगा भी। ए बी मतलब, ए बी का मतलब पता है ना आपको?
ए बी का मतलब है अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ए बी मतलब अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों आइटम अलग अलग होंगे। देखो सिक्स्थ में आपको बताऊं, सिक्स्थ में आप ऐसे लिख लो, एक ए बी को ऐसे लिख लो और एक ए बी को ना आप ऐसे लिख लो। तो याद रखना ये रेड वाले ए बी एक साथ नहीं आ सकते, तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि इसके ए के साथ इसका ए आ जाए। आप है ना शक हो तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है। और इसके बी के साथ इसका बी आ जाए। एक केस बना सकता हूं, इसके ए के साथ इसका बी आ जाए। देख आप बना के भी देख लेना, ट्रांस में करेक्ट नहीं होगा बेटा। और इसके बी के साथ इसका ये आ जाए। सिक्स के थोड़ा सा अलग है, पर आप समझेंगे तो शायद मजा आएगा। और आप इन दोनों को बना के देख लो, यकीन मानो मैंने इस आदमी को, मतलब इस पूरे को और इस पूरे को दोनों स्ट्रक्चर में ट्रांस में कनेक्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं सोच के आराम से। इसके जीआई 2 है, तो पांचवें छठे केस में जीआई हो रहा है और 2 जीआई है। और सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो स्क्वायर प्लेनर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए पांचवा छठा केस देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसको पूछना है वो पूछ ले, मैं वापस से समझा सकता हूं। सारे केस देख लो अच्छे से आप। तो सीएन नंबर 4 का सिक्स्थ वाला अगेन सलोनी सिक्स्थ वाला देख मैंने यहां बनाया है, तो इनके स्ट्रक्चर बना के देख ले बेटा, समझ में आ जाएगा। एक बार इसका ए लिया, इसका ए लिया, इसका बी लिया, इसका बी लिया, ये तो समझ में आएगा। एक बार इसका ए लिया और इसका बी लिया, इसका बी लिया, इसका ए लिया, बना के देख सलोनी। ओके सर आ गया। तो बना के देख ले, मैंने ट्रांस में नहीं, मैंने अपना रूल ब्रेक नहीं किया है, बस कि एक बाइडेंटेट लिगेंड को मैंने ट्रांस में नहीं जोड़ा। तो यस मैंने सर। दोनों, सही है। तो बाइडेंटेट सारे खत्म हो गए। अब फिर भी मैं अभी 1 मिनट रुका हूं, आप सारे केसेस वापस देख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बेटा जो टेक्निक मैं बता रहा हूं ना आपको, ये किताबों में बहुत कम जगह लिखी होती है, इतनी क्लियर लिखी नहीं होती है। लिखी भी होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या चल रहा है। हाँ ये नहीं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है। तो अभी मैं 1 मिनट रुका हूं, आप चेक कर लीजिए सारे केस। इन केस आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। हैंड रेज मत करो, हैंड रेज तो आपको मैंने ऑलरेडी अनम्यूट कर रखा है। थिंक हैंड रेज का मतलब मैं समझता हूँ। गलती से हो गया था सर वो। अच्छा सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपने CN4 का बाइडेंटेट कराया ना, वैसे CN6 का बाइडेंटेट होता है, लेकिन बहुत सारे केस होते हैं, तो हम ना बहुत सारे केस याद नहीं रखते, वही याद रखते हैं जो एग्जाम में आता है। तो मैं आपको 6 नंबर के बाइडेंटेट के वो वाले क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। उनको आपको सारे केसेस को याद रखना है, मैं पहले से ही बता रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक डन, सबका हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यही मेरा पॉइंट था, मैंने क्लियर किया। सबसे पहले डाल दीजिए CN6 चल रहा है बेटा, CN6 बाइडेंटेट। तो पहला कैसा है, MAA3। ये याद रखना, MAA3 होता है ना, तो बेसिकली ये GI तो नहीं शो करता है, ठीक है, ये नो GI लिखा है मैंने, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। तो इसका एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, देखो, जो कि नॉन सुपर, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है ये, ठीक है, और एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होती है, आप चेक करोगे तो। मतलब यदि मैं इस कंपाउंड को उठा के सुपर इंपोज, समझते से ये है, ये सुपर इंपोज हो गया एक दूसरे में, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर, इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखोगे, MAA3 के। GI नहीं होता है, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये लाइट को यदि राइट घुमा रहा होगा, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो ये लीवो रोटेटरी होगा। तो ऐसे फॉर्म जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और सुपर इंपोज नहीं होते, उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ये आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, एनेंशियोमर्स बोलते हैं इनको। सर ये मैं तो 11th में भी पढ़ा था।
हाँ मतलब थोड़ा हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आप यदि इस वाले स्ट्रक्चर को उठा के ना, इसको उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दोगे तो एकदम से सुपर इम्पोज नहीं होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसमें जीआई नहीं होता है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसके दो आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, एक ये एक ये। ठीक है, दोनों एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। लिखिए, ये याद रखना केसेस जो मैं बता रहा हूं, सीएन नंबर 6 के बाइडेंटेट के एग्जाम्पल सीधे एग्जाम में आते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने ये एग्जाम्पल भी दिया है मैंने एक, जो ईएन है वही होता है CH2 NH2 NH2, ये ए टाइप का ही है। ए मतलब एक, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर है। वाई कायरल इज रिटर्न, कायरल का मतलब ही बेसिकली ऑप्टिकल होता है। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना बेटा। ठीक है, कायरलिटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होना प्राची। ठीक है, इसलिए कायरल लिखा है, कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है वो। सर ये कौन सा टाइप है सर, ये आपने अभी बताया था? ये है बेटा MAA3, लिखा हुआ है सब। हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसमें तो बहुत कम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कायरल है, कायरल बिल्कुल बेटा। कायरलिटी और अकायरलिटी, कायरलिटी का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव होना, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना। ये केस लिखिए फटाफट। सर बनाओ सर। हाँ बना लो, आराम से, टाइम दे लो। ये आपस में दोनों जीआई नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, देखो किसी का भी डिस्टेंस नहीं बदला, बस ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक लाइट को यदि राइट घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट, तो प्रैक्टिकली देखते हैं अपन। ओ, चलिए नेक्स्ट केस। सर वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा, और रह गया। बेटा ये याद रखना केस सारे, ठीक है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। देखो मैंने पूरा आइसोमेरिज्म आपको लॉजिकली पढ़ाया है, आपको सारे केस समझाए हैं मैंने। ठीक है, उनमें से मैंने बोला कुछ भी याद मत रखना, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं लॉजिक से यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि सीधा सवाल आएगा, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। बस 3 केस है, 3 केस याद रखना, ज्यादा केस याद नहीं रखने। एक एक सर हो केस गया है, सर। उससे एक अगला केस है MAB3, ये इसके 2 GI बनते हैं। ठीक है, सब लोग देखेंगे। देखो इसके 2 GI बनते हैं, AB3 के 2 GI बनते हैं, एक फेसियल एक मेरिडोनल, ये 2 GI है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब इसका एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ऐसे इसका एक प्लस होगा माइनस होगा, जैसे पीछे था। तो 2 GI है, तो बोथ GI आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कोई पूछेगा आपसे, जैसे इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे, तो ए का भी एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, मतलब प्लस वाला एक माइनस वाला, ऐसे बी का भी प्लस माइनस वाला। तो टोटल स्टीरियोमर जब काउंट करेंगे तो 4। तो कोई पूछेगा MAB3 के GI कितने होते हैं, तो आप आंसर कितना करोगे, 2। और आपसे पूछेगा कि ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, 4। बनाइए। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ग्लाइसिन।
चलिए, तो 12th के तो एग्जाम कैंसिल हो गए, आपने सुना क्या? पर आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। सर नुकसान ही हुआ है सर हमें तो। क्यों? तुझे क्यों नुकसान हो गया? सर क्योंकि सर वो जेई और वो नीट ना कैंसिल कर दें, क्योंकि सब अगले साल आ जाएंगे ना सर। फिर तो जेई नीट भी कैंसिल, कैंसिल अभी करा कहाँ है? कर सकते हैं सर, लेकिन चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो बेटा फिर तुम्हारे अगले साल ही होएगा, फिर तो सबका इकट्ठा, सीटें बढ़ जाएंगी फिर, और तो कुछ तो तभी तो सर नुकसान है सर नहीं यार। अगले साल हमारे तो, टाइम। अगले साल नहीं होगा, इस साल ही होगा। जेई नीट तो इस साल ही होगा। कॉम्पिटिशन। सर ये क्या लिखा है, COGLY और उसके आगे क्या है? कोबाल्ट ग्लाइसिन 3 लिगेंड है बेटा, एग्जाम्पल उसमें भी लिखवाया हुआ है मैंने तेरे टेबल में। याद रखना सब लोग, MAB3 क्या बोलोगे? जीआई कितने हैं? 2। स्टीरियोआइसोमर कितने हैं? 4। जीआई जो मैंने बना के भी दिखाया, देखो डिस्टेंस बदल गया है, आप देखोगे ना डिस्टेंस बदल गया। यहाँ ए के बीच का डिस्टेंस देखो और यहाँ ए के बीच का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस चेंज है, दोनों में डिस्टेंस चेंज है, चेक करेंगे तो। और दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, तो 4 बोलोगे। स्टीरियो आइसोमर कितने बोलोगे? 4। सर ये एक साइड का वो एटम दिख नहीं रहा सही से, ये नीचे वाले। कौन सा? ए ये बी है, ये गिन लेना यार, बी और ए तो। यार मजे ले रहा है तो भी, ऐसे गिन ले, खुद बना दे, ठीक है? दिखा क्या दिखाया, बोलूं और कुछ? दिख गया सर। नहीं होगा यार, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगले साल सब लोग इकट्ठा नीट दे रहे, नहीं, उससे पहले हो जाएगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा बेटा, एक ईयर गैप आ जाएगा, वो नहीं करने, वो नहीं होगा। 12th के एग्जाम तो उतने कंपलसरी नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं थे। जेई का तो एक ही दिन एग्जाम है ना, तो वो तो करवाएंगे ही। सर डबल हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं जैसे तुम सोच रही है, नहीं, इम्पॉसिबल चीज है। अलग अलग ही होगा एग्जाम, इस साल का एग्जाम इस साल ही होगा। सर हाँ, सर बल्कि लेट कंपटीशन, लेट नीट वो होने से हमें फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि इस साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल जाएंगे, फिर इस साल वाले बहुत कम ही बच्चे होंगे जो अगले साल के लिए वेट करेंगे। ना ना बेटा, बच्चे तो नीट में 15 लाख ही बैठेंगे, कुछ भी कर लो। नीट तो कितनी बार भी दे सकता है ना आदमी, 23 साल की उम्र तक। हाँ नीट, सर वो तो पता है, लेकिन अभी इतना बच्चों को पढ़ने का गैप मिल गया, काफी बच्चे हाँ ये निकल। बात सही है कि कुछ बच्चे वो, ये बोल सकते हो। हाँ, 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए, मैंने भी सुना है ये बात। बाकी लोग लिखते रहना यार, लिखते अभी दल। सर नोटिफिकेशन आया है। सर एक बार सर ब्रीफ में और बता दो यही। क्या? MAB3 के 2 जीआई होंगे, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कोई पूछेगा इस केस में, जैसे ये आ गया आपके एग्जाम में, तो आप पहचान जोगे MAB3 का ये, तो बोलोगे 2 जीआई, टोटल स्टीरियोमर 4। सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बताया था। अरे मतलब यार, ए आदमी है, वो उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे बी का पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक स्ट्रक्चर लाइट को राइट घुमाएगा तो एक लेफ्ट घुमाएगा। 10वीं के भी हो गए एग्जाम कैंसिल। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। एक ना ये केस, ये तो नोट टाइप का ही पॉइंट है, ये तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यदि 3 बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएंगे तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रह गए। तो आप देख चुके हो ना, MAA3 वाला भी आपने ऑप्टिकल एक्टिव बोला, MAB3 वाला भी। मतलब CN नंबर 6 में यदि तीनों लिगेंड बाइडेंटेट आ जाए तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। ये स्टेटमेंट आ सकता है आपके, तो लिख लीजिए। ये केस नहीं है, ये पुराने केस का ही नोट पॉइंट है, उन दोनों केस का ही नोट पॉइंट है ये, कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 3 बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए तो कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये तो आपने देख ही लिया है। सर अगर नीट जेई का सिलेबस कम होगा तो कितने टाइम के लिए होगा? यार इस तुम्हारे लिए ही होगा, बस तुम्हारे लिए कम होगा। यदि सिलेबस कम होगा तो तुम्हारे लिए कम होगा,
मतलब जो नेक्स्ट ईयर जब तुम दे रहे होगे तो, मतलब जो मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। सर इस साल फिर नीट एग्जाम में बैठाने के लिए धांधलेबाजी। सर हाँ, सीबीएसई 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस कितना कम हुआ है? अभी नहीं हुआ बेटा कुछ भी। हो गया क्या? मैंने तो पढ़ा नहीं अभी तक ऐसा कुछ। सर नहीं हुआ, अभी नोटिफिकेशन नहीं अभी आया। कुछ नहीं हुआ बेटा। सर मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जब तक कुछ नहीं आया पूरा समझो। तो सब ये लिखेंगे आप, लास्ट केस जब दो बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए, एम AA2A2 और दो मोनोडेंटेट, तो इस केस में दो आइसोमर बनते हैं, सिस और ट्रांस। ये बात मेरी याद रखोगे भी आप, ये जब मैं आपको और नहीं पढ़ाऊंगा तब और समझा दूंगा। अभी याद रखोगे, जो सिस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ट्रांस में वो आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो केस लिखा हुआ है लिख लो, याद कर लेना। ये जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं उस दिन एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको अच्छे से, इस केस को। और अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि आपने सिमेट्री बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, मैं पूरी सिमेट्रीज पढ़ाऊंगा आपको, तो तब मैं आपको अच्छे से सब सिखा दूंगा ये। और अभी के लिए केस याद रखना है, एम दो बाइडेंटेट दो मोनोडेंटेट, तो सिस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है यार, मतलब समझ लोगे तो भी याद ही रखना है, सिंपल सा फैक्ट ये है। बस तीन केस ही याद रखने हैं। देखो तीन केस में मैं फिर से याद दिला देता हूं, यदि तीन बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसमें ए टाइप का जो होता है यदि सेम वाला हो तो उसका जीआई नहीं होता है, दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। ए बी टाइप के में दो जीआई बनते हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। और एक दो बाइडेंटेट दो मोनोडेंटेट, सिस ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस इतना सा याद रखना है, सिंपल फैक्ट, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब स्ट्रक्चरल पढ़ाना है आपको मुझे। डन लिख देना है जब आप लिख लो तो। इसमें मिरर इमेज बना सकते प्राची, पर छोड़ना, इसमें मिरर इमेज देख सकते हैं अपन, लेकिन सीधा याद रखो यार, इतनी टेंशन ही नहीं लेनी यार। और जब पढ़ाऊंगा तो मैं, और जब सिमेट्री पढ़ाऊंगा प्राची, तुम्हें तो मैंने 11th में नहीं पढ़ाया ना वो, तो जैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी जब, तो तुम्हें दिखेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आ रहा है। ठीक है प्राची, अपन ने तो 11th क्लास में पढ़ा भी नहीं ना, मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको। डन हो गया सबका? अरे यार आज वॉइस लैग नहीं होनी चाहिए यार। देखते चलो, नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चाहिए हो गया सर, हो गया, ठीक है। हो गया सर। आप टी आर क्यों है? प्राची क्या बोल रहे बेटा? आप ई आर सी क्यों है? ये नहीं समझा मैं। प्राची क्या बोलना चाहती, नहीं समझा बेटा। चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ये तीन चार तरीके का होता है। सबसे पहले आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन में क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो पहले आपको समझा देता हूं फटाक से।
इसको अगले पेज पे लेके जाते हैं। ऐसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ठीक है। एक बार बताओ इसके अंदर से कौन सा आयन मिलेगा? सर वो ही सिलेक्ट कर दीजिए बी आर माइनस, और इसके अंदर से कौन सा आयन मिलेगा बेटा? सी एल माइनस। बाकी कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो यदि आप इसके अंदर पहले वाले कंपाउंड के अंदर AgNO3 डालोगे मान लो, तो क्या बनेगा? AgBr। इसका येलो पीपीटी होता है, चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। AgR का कैसा पीपीटी होता है बेटा? येलो। और जो दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर आपने दी AgNO3 डाल दिया, तो बेटा AgCl बनेगा, उसका व्हाइट पीपीटी होता है। तो आप देखोगे ना ये दोनों जो कंपाउंड है, ठीक है, ये दोनों जो कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो आप इन दोनों स्ट्रक्चर वाइज, इनका स्ट्रक्चर अलग है। एक के स्ट्रक्चर से Br माइनस बाहर निकल रहा है, दूसरे के स्ट्रक्चर से Cl माइनस आर बाहर निकल रहा है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन आयन्स बदल जाए, जो कॉम्प्लेक्स दे रहा है आयन वो आयन बदल जाए, तो हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको? अब स्टीरियो खत्म हो गया, मैं ये नहीं देख रहा ओरिएंटेशन नहीं देख रहा हूं मैं कि ट्रांसपेयर वांसपेयर बना के हिला के देखो, मतलब स्ट्रक्चर ये देगा Br माइनस, ये देगा Cl माइनस, समझे सब लोग? तो ये देगा AgBr का येलो पीपीटी देगा, AgCl का व्हाइट। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन आयन फर्निश्ड बाय both the complex are different and this type of isomerism is known as ionization isomerism। शायद मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, these isomers give different type of ion in this solution, it arises when a ligand is exchanged with the counter ion present in the ionization pair। तो देख सकते हो आप, पहला लिखेंगे सब आयोनाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको आयोनाइजेशन समझाया, जिसको इसमें कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। आयोनाइजेशन सिर्फ आयोनाइजेशन समझाया। आयोनाइजेशन का मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन आयन गिवन बाय द कंपाउंड डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा कि एक अंदर वाला जो आयन है वो बाहर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। सर टाइप्स ऑफ आयन के बाद क्या लिखा है? A type of ion in the solution, these isomer give different type of ion in the solution। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज कट के आ रही है बहुत ज्यादा। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो लड़की। सर हाँ सर मैं ये पूछ फिर कट गई तेरी सर ये आवाज। वाला दोबारा समझा दीजिए। देख बेटा मैं कह रहा हूं जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है कौन सा आयन देगा? ब्रोमीन माइनस, ठीक है। ये देख लड़की यहां समझाया है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा देगा? Br माइनस, दूसरा वाला क्या देगा? Cl माइनस, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझी लड़की? तो सर आपकी मॉलिक्यूलर, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, देख पहला कॉम्प्लेक्स अभी आ रही है सर आप आवाज नहीं आ रही। बेटा? मेरी आवाज बाकी लोग को आ रही है क्या? किसी को? यस सर, हाँ जी सर आ रही है। बेटा तेरा नेट खराब हो गया है या शिफा? अभी भी आ रही है आवाज। अभी आ रही है? सर लैग कर रही है, कट कट के आ रही है। बेटा तेरा कनेक्शन खराब हो रखा है, तू एक बार लिख ले बेटा, मैं एंड में समझा दूंगा थोड़ा। सर अभी भी लड़की तुम लिख लो, ये बाकी लोग लिखते रहो यार, मैं इसको जब इसके पास आवाज आएगी तो समझा दूंगा। आयोनाइजेशन लिख लीजिए बाकी लोग, बस ठीक है सर। आयन बदल जाएगा, इतना सिंपल है यार, ठीक है। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स
जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन जो वो आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग हो जाए, तो ऐसे आइसोमरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे पहले वाला दे रहा है Br माइनस, दूसरा वाला दे रहा है Cl माइनस, दैट्स इट। चलिए, AgNO3 का यूज क्या कहां पे है बेटा? AgNO3 का यूज करके दिखाया ना। जैसे यदि पहले वाले में तू AgNO3 डालेगा तो AgBr का येलो पीपीटी मिलेगा, तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स येलो पीपीटी देगा AgNO3 के साथ, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स व्हाइट पीपी देगा, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना अपन। समझेगा शिवानी? हाँ, ये पूरा लिखना है बेटा। शिवानी समझी? पहले वाले कॉम्प्लेक्स में AgNO3 डालेगी बेटा तो तेरे को येलो पीपीटी मिलेगा, दूसरे वाले में डालेगी तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला देता है Br माइनस, दूसरा वाला देता है Cl माइनस। पूरा लिखना है भाई यहां तक। सर ये एक्सचेंज किससे कर रहा है? क्या मतलब ये सर जो ब्रोमीन आयन है ये मतलब एक्सचेंज किससे हो रहा है? ये देखना, क्लोरीन से हो रहा है। ध्यान से देख यार, एक क्लोरीन बाहर फेंका है, क्लोरीन अंदर आ गया। कितना नहीं देख पा रहा तू? कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहिए ना, समझा लड़के? हाँ, हाइड्रेशन भी लिखना है लेखिका, पर पढ़ा दो हाइड्रेशन। समझ गया क्या लड़के? पता नहीं कहाँ चला गया। क्या सर? चलो, आयोनाइजेशन हो गया सबका क्लियर। चलो अब हाइड्रेशन हो गया सबका। आयोनाइजेशन है, किसी कुछ पूछना है यार? हाइड्रेशन पढ़ाता हूँ, और भी सिंपल है ये तो। ऐसा आप खुद भी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल होता है। ये देखो आप, जैसे मान लो 3 स्ट्रक्चर है, इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। तीनों स्ट्रक्चर का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन बस एक अंतर है। इस देखो, ये एक भी इसके पास एक भी पानी बाहर नहीं है, इसके पास एक पानी बाहर है, इसके पास 2 पानी बाहर है। ये बाहर मतलब इसके बाहर पानी लिखा है ना, उसका मतलब वो लीगेंड नहीं है, वो फ्री है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ऐसा क्यों हो रहा है? बस पानी का मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है। अभी एक Cl अंदर गया, एक H2O बाहर आ गया, दूसरे के अंदर 2 Cl बाहर आ, 2 हो गया। तो पानी का एक्सचेंज होना, समझ रहे हो आप? तो पानी का कम या ज्यादा होना अंदर या बाहर, दैट इज हाइड्रेशन आइसोमर। इसका पता कैसे लगाते हैं? मान लो आपने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, डिहाइड्रेटिंग मतलब जो पानी सोखता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इससे तो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो पानी है ही नहीं है देने के लिए। अंदर है, अंदर वाला कोई बाहर निकलता नहीं है। इससे 1 मोल रिएक्ट करेगा, इससे 2 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रेटेड आइसोमर क्या है? इट इज स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर इन विच वाटर इज एक्सचेंज विद द काउंटर आयन। देखो सिंपल सा है, लिख लो, पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। एक बार लिख के देख लो, पढ़ के देख लो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी डील नहीं है। और ये पोर्शन तो ऐसा बेटा, आप खुद भी पढ़ोगे ना एनसीईआरटी से तो समझ में आ जाता है। तो मैं ब्रीफ फिर मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ सारा। डन। चलिए नेक्स्ट,
दूसरा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में क्या है बेटा, आपको मैंने एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ाए थे, याद हो तो। एम्बिडेंट मतलब लिगेंड का प्रीवियस स्लाइड। लो बेटा लिखो पहले आप फटाफट, 1 मिनट और छोड़ देता हूं। आसान आसान है यार ये, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है मतलब। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। The dehydrating agent P4O10. डिहाइड्रेटिंग, थोड़ा तेज बोलोगे लड़की, बहुत कम आ रही है तेरी आवाज। Dehydrating agent डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10. सर ये क्या कहलाता है? फोस्फोरस ये तो पेंटाऑक्साइड है, फोस्फोरस का ऑक्साइड है बेटा। Okay, sir. ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होगा इसमें से 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होंगे, इसमें से 0 होंगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक है क्या लड़की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अभी सबने लिख लिया, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो लिंकेज आइसोमर क्या होता है बेटा? लिंकेज होता है जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स है CO का, जिसमें मान लो NCS नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और मान लो और सब सेम रहे, दूसरा कॉम्प्लेक्स है सल्फर से कनेक्टेड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, समझ रहे हो आप? तो इट इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स विच है लिगेंड विच कैन जॉइन मोर देन वन वेज, एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिंपल है यार, समझ रहे हो आप? मान लो एक बार ये है और एक बार ये है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, बस अंतर क्या है बेटा? पहले मैं 2+ कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे भी 2+ कर देता हूँ। हाँ, x - 4 -2 करना पड़ेगा मुझे, 1 सेकंड, मुझे कॉम्प्लेक्स +2 आ जाएगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स देखो एकदम सेम है, बस अंतर क्या है, यहां पर नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी, यहां पे सल्फर से, तो इसको बोलते हैं अपन लिंकेज आइसोमर। सिंपल, बस इतना ही है। लिंकेज चेंज हो जाए आइसोमर का, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, तो लिंकेज आइसोमर कहलाता है बेटा। लिख लो इसको भी। कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, मतलब बचा ही नहीं, कुछ हो ही गया, सब खत्म। एक छोटा सा टॉपिक बताया, बैक बॉन्डिंग या ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स, वो बताना है आपको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। खराब हो गया क्या सिस्टम? और ना सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर। बेटा वो जो तुम्हारा clear है। कनेक्शन खराब हो गया लड़की, तुम्हारा कनेक्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लड़की तेरा कनेक्शन खराब है, बाकी लोग को तो आ रही है एकदम। तू रीजॉइन कर ले, मैं रुका हुआ हूं, एक बार रीजॉइन कर ले लड़की फटाक से। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है रीजॉइन कर ले। कितने लोगों को नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है सर। बस तो बेटा रीजॉइन कर लो, मैं रुका हूं। बाकी लोग लिंकेज लिख लो इतने फटाफट। ये चाहे तो एग्जाम्पल मत लिखो यार, एक एग्जाम्पल लिख लो बस, ये तो आपने पहले भी लिखे है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लड़की तेरा कनेक्शन खराब है बेटा। सर तो ये लिख लीजिए आप बस। लिंकेज आइसोमर का मतलब है कि लिंक चेंज हो जाए आइसोमर का, मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, NCS नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाए या फिर सल्फर से कनेक्ट हो जाए। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड एक वर्ड बताया था आपको, वो है बेसिकली। सलोनी अभी आ रही है मेरे को मेरी आवाज तेरे को? यस सर, आ रही है मुझे तो क्लियर। ठीक है, तो तुमने क्यों लिखा था अभी कि आवाज ही नहीं आ रही? लिखा तो सर जो बोल रहे हो उससे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा था? अच्छा चलो लिंकेज लिखो सब लोग। आगे बढ़ जाऊं तो डन लिख देना यार सब लोग। यदि आपका हो गया हो तो डन लिख देना यार, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। बहुत सिंपल है यार, जाके NCERT पढ़ लेना, मतलब मेरी जरूरत भी नहीं है, ऐसा चीज है ये तो, सही बताऊं। चलिए सर डन। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा अच्छा समझ गया सलोनी। तो कोऑर्डिनेशन देखो कुछ नहीं होता है, आप खुद समझ जाओगे क्या? एक बार देखो, आप क्या पता खुद ही समझ जाओ। कोऑर्डिनेशन खुद से पढ़ के देखो, कुछ नहीं है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे।
ये डबल वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आप एक एग्जांपल देखो, समझ जाओगे, ट्राई करो आप, नहीं तो मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखो, सीधा सीधा एग्जाम्पल देखोगे ना समझ में आ जाएगा। ये और ये देखो, ये दोनों आपस में आइसोमर है, तो जो सीओ के लिगेंड है वो चले जाएंगे सीआर के पास, सीआर के लिगेंड चले जाएंगे सीओ के पास, लिगेंड एक्सचेंज हो गए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखिए कोऑर्डिनेशन, देखिए क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। तेरा कनेक्शन खराब है लड़की। या शिफा, मेरी आवाज आ रही है तुझे? सर लिख कर बोल दो उसे। तो चैट पे लिखना पड़ेगा लड़की। बाकी करते रहो यार। सर रिपीट कर दीजिए। संस्कार, देखो बेटा, संस्कार ये दोनों आपस में ना, ये देख आइसोमर है, खुद सोच हुआ क्या है दोनों में, देख एक बार बेटा कि एक का NH3 है वो इधर चला गया, CN इधर आ गया, लीगेंड एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है क्या संस्कार? सर इसमें ये वैलेंसी वगैरह क्यों लिखी है ऊपर? नहीं वैलेंसी नहीं, ऐसे एक्सचेंज करते, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। नहीं सर वो लिखा है सर, बताओ सर। कहाँ पे? वो +3 0 अरे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे भाई, छोड़ दे अभी, वो आ जाएगी तेरे को। ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता ही ना तेरे को यार। हाँ बस वही लिखी है, उतना क्या उसमें टेंशन है तुझे? सर आपकी वॉइस के इको आ रहा है। मैं रिजॉइन कर लेता हूँ यार। अरे सर क्लियर फिर सर सही आ रही है। अच्छा सर आपकी वॉइस क्लियर है अभी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सबको क्लियर है यार? कोऑर्डिनेशन आइसोमर देख लीजिए सब, कोऑर्डिनेशन सबको क्लियर? लास्ट है बस, ज्यादा पढ़ाना भी नहीं। सर हाँ सर बोलो मतलब बेटा। NH3 की जगह पे CN आ जाएगा और CN की जगह पे NH3। हाँ हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब दोनों तुम्हारे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, कैटायन और एनायन। ओके सर। ठीक है लड़की? यस सर। मतलब एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन। हाँ, अरे दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तभी तो एक्सचेंज कर पाएगा ना। सर कोऑर्डिनेशन रिपीट कर दिए बेटा, मैं कह रहा हूं ये होगा जब तुम्हारे दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों कैटायन भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, एनायन भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो कैटायन के लिगेंड एनायन में चले गए, एनायन के लिगेंड कैटायन में चले गए। आप एग्जांपल देखो ना, आपको एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। सुरभि बताओ, क्लियर हुआ अभी तुम्हें? सुरभि ठीक है। और किसी को पूछना है मुझसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कुछ? हाँ दोनों कैटायन होंगे और दोनों एनायन होंगे तब नहीं होगा। अरे दोनों कैटायन कैसे हो सकते हैं कंपाउंड में, पागल लड़के? हाँ ठीक है। ऐसा कंपाउंड देखा तूने Na के हैं? एक कैटायन Na है तभी तो न्यूट्रलाइज होगा बेटा। हाँ ठीक है? सर ठीक है सर, आ गया सर।
तुम कुछ भी सवाल पूछ रहे के चक्कर में कुछ भी सवाल पूछ दे रहे हो। पॉलीमराइजेशन समझो आप, ये अच्छा है। इसमें ना इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहता है दो कॉम्प्लेक्स का। तो इंपेरिकल कैसे, देखो आपको थोड़ा पड़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, CO NH3 3 और NO3 3। इसका क्या बनेगा, देखो इसका क्या बनेगा, CO2 NH3 6। अब इसका आप यदि इन दोनों के इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मतलब सिंपलेस्ट रेशो, जैसे इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा, CO का NH3 का NO2 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO कितने, सेकंड कॉम्प्लेक्स को देखो, CO 2 है, NH3 कितने अपने पास 6 और NO3 कितने 6, इनका सिंपलेस्ट रेशो कितना आएगा 1 3 3। और पहले कॉम्प्लेक्स में भी CO NH3 और NO2 के बीच का रेशो 1 3 3 है। समझ लो आप, इंपेरिकल फॉर्मूले में देखते ना अपन, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखो आप, जब रेशो सेम आ जाए, बहुत आसान है यदि आप देखोगे तो 1 मिनट में समझ में आएगा। आप इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे C6H6, बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, CH लिखते हो ना 1:1। ऐसे मैंने सेकंड का निकाला तो 1 3 3 आया, फर्स्ट का निकाला तो 1 3 3 आया। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो, दे आर नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे दो लोग जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो वो कहलाते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। लिख लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। जब वो लिंकेज वाले के टाइम सर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, फिर से बता देंगे। देख बेटा, लिंकेज में कुछ नहीं होता, तेरा ये कॉम्प्लेक्स है, समझ रही लड़की, एक ये कॉम्प्लेक्स है। सुनना, दोनों के फॉर्मूले एकदम सेम है ना बेटा, ये सर लेकिन देख इसमें कनेक्टिविटी किससे है, नाइट्रोजन से, इसमें किससे, सल्फर से। सल्फर से। ऐसे लिगेंड्स को मैंने बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये सर तो बस बताया इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाए, वहीं लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो। पॉलीमराइजेशन आइसोमर लिख लीजिए इतने लोग सब। तो स्ट्रक्चरल तो बिल्कुल आसान है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, 5 आइसोमर थे स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल बहुत आसान है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, 5 है, 5 के 5। आप में इन पांचों में से भी किसी को कुछ पूछना भी पूछ ले मुझसे। सर आयोनाइजेशन का दूसरा एग्जांपल बताओ, उससे आया नहीं मुझे। अरे यार इतना अच्छा एग्जाम्पल है वो यार, दूसरा एग्जाम्पल वो उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, पता है लड़के कोई। तो सर वो आपने ब्रोमीन क्लोरीन से रिएक्ट मतलब एक्सचेंज होगा, हाँ, तो लेकिन सर AgCl बनना चाहिए ना, तो फिर AgBr क्यों बन रहा है? अरे जो बाहर आयन होता है वो टूटता है ना बेटा, इसके बाहर Br होगा तो AgBr बनेगा, Cl है तो Cl बनेगा। अरे ये अंदर वाला तो नहीं टूटता है ना, चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ था मेरे भाई। हाँ सर, हाँ सर। फिर जैसे मान ले, सर क्लोरीन दिक्कत कर रहा था सर, वही कंफ्यूज कर रहा है। अरे यार जो सिंपल है बेटा, जो आयन के बाहर है वो टूटेगा, वो तो बेस्ट सर एग्जांपल है समझने के लिए मेरे हिसाब से। अब आ गया सर। एनसीईआरटी में पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, एनसीईआरटी में नहीं होगा शुभांगी, ठीक बात है, एनसीईआरटी में नहीं होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो स्ट्रक्चर में अभी किसी को कुछ पूछना है, डन? डन सर। या कुछ पॉइंट्स और लिखवाने छोटे छोटे? लिखवा दो सर। कुछ केस है जैसे, अलग अलग पेज पे मैं ले लेता हूँ इसको एक से।
डबल सोल्ट क्या होता है बेटा? डबल सोल्ट होता है जिनमें एक से ज्यादा कैटायन और एनायन हो, जैसे फिटकरी, पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4.24H2O। कॉम्प्लेक्स नहीं होते वो, ठीक है। तो यार एक केस है, आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे इन केस को। तो एक केस होता है पापा के कोबोल्ट, फोन दे दूँ, भेज दो। कोबोल्ट 2+, ठीक है यार। किसी अपने माइक ऑफ कर लिया करो, आपको यदि जरूरत नहीं है तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कोबोल्ट 2+ का एक केस होता है, नोट डाल लो आप। तो इसके केस में क्या होता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए कोबाल्ट 2+ के केस में, तो D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के ना आगे चला जाता है। देखो अभी इसमें इसमें आप आंसर क्या बोलोगे कायदे से, आज तक जो मैंने सिखाया उसमें तो आप आंसर क्या बोलते थे, sp3d2 बोलोगे आप इसका आंसर। लेकिन कोबाल्ट 2+ के केस में ये थोड़ा केस अलग है, ये D2sp3 शो करता है, ये लिख लो आप। ये एक्सेप्शनल चीजें हैं जो मैं एंड में लिखवा रहा हूं, ठीक है। अभी तक यदि मैं आपने जो पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है ना, उसमें sp3d2 होता आंसर, ठीक है। रुको यार, आप ये वाला केस अभी मत लिखो, एक मिनट होल्ड पे डाल दो इसको। इसको मैं कल कराऊंगा, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में कराऊंगा, इसको छोड़ दो अभी, ये मत लिखना, मैं कल लिखवाऊंगा। ये वाला लिख लो, कोबाल्ट वाला केस छोड़ दो यार, मैं कल पढ़ाऊंगा। कल मैं कॉम्प्लेक्स भी होगा मेरे हाथ में इसका, ठीक है। लिख लिया तो कोई बात नहीं बेटा, पहले ये लिखो आप, कोबाल्ट Cu2+ का इंपॉर्टेंट है यार। Cu2+ में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, यदि इसमें डी, मैंने आपको बताया था कि D8 आता है तभी DsP2 बनता है, लेकिन Cu2+ आ जाए कहीं पे, ये याद रखना। तो वैसे तो D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे जाता है, और तब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है। ये एक्सेप्शन है जो मेरे मेथड का मैंने पढ़ाया था आपको, कि जब भी D8 आए और उसके साथ SFL आए तभी आप स्क्वायर प्लेनर बोलते थे। लेकिन एक केस ये भी है, जब स्क्वायर प्लेनर बनता है, D9 का केस है ये, लेकिन खाली कॉपर 2+ में ही होता है ऐसा, सिर्फ कॉपर 2+ में। सर लेकिन अगर आगे जाएगा तो DsP3 बन जाएगा ना सर ये? अरे तो इलेक्ट्रॉन आगे गया है कहीं पे भी, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। DsP2 मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो आगे की खाली ऑर्बिटल्स में गया है कहीं पे, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो D9 के केस में देखो, आज तक जो मैंने पढ़ाया है, आप तो D9 देखोगे और आंसर क्या लिख दोगे, sp3, यही पढ़ाया मैंने। लेकिन बस कॉपर 2+ का एक एक्सेप्शन है बेटा, इसमें D9 में भी DsP2 बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल कर, D खाली करनी चाहिए ना, DsP2 के लिए D खाली चाहिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चला जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है जो आप याद रखोगे। इसको लिखो और डन लिखो लिखते ही, ये याद करना है केस, हमेशा याद रखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। मतलब हो सकता है मैंने आपके अभी तक में मैंने इसका आंसर आपको sp3 बताया हो, लेकिन आगे नहीं, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया होगा। हो सकता है मैंने sp3 बताया, आपके नोटबुक में लिखा भी हो, लेकिन वो तो मैंने एग्जांपल के फ्लो में बताया होगा। लेकिन आगे से आपको हमेशा याद रखना है। एक केस और है CO लिगेंड का, वो भी लिखा होगा मैंने, ये रहा। जो CO लिगेंड, जो सॉरी NO लिगेंड होता है ना, हर लिगेंड ना मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जो NO लिगेंड है ना 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये भी पूछा जाता है आपसे। तो कैसा होता है NO, ऐसा होता है बेटा, NO प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, ट्रांसफर टू द मेटल। तो इससे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इससे ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है, सीधा मेटल को देता है। तो ये भी याद रखोगे, हमेशा लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है NO। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये रहा, ये और इलेक्ट्रॉन भी देता है, ये अपने लोन पेयर भी देता है और इलेक्ट्रॉन भी देता है। If nothing is given in complex, तो आप ना कभी भी, और आपको कुछ नहीं गिवन हो ना, तो आप हमेशा NO+ मानेंगे, याद रखना। आपको चाहे NO भी गिवन हो कॉम्प्लेक्स में,
मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है FeH2O(5NO), तो ऑटोमेटिकली समझ जाना है NO प्लस है। कभी भी NO भी गिवन होगा ना, NO प्लस ही समझना है उसको। आपको स्पेशली बताया वो कि NO लिगेंड है तभी मानना, नहीं तो ऑलवेज NO प्लस मानना है आपको। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया आपको, तो आप समझ जाना ये NO नहीं NO प्लस है हमेशा। और जब वो खुद बताया आपको कि भाई ये NO प्लस नहीं NO है, तभी NO मानना है, नहीं तो लिखा NO रहेगा, मानना NO प्लस पड़ेगा आपको हमेशा। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। आपको स्पेशली बताएगा क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा उसका तो, कि यहां पर लिगेंड NO है, नहीं तो हमेशा NO प्लस ही होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एक्सेप्शनली याद रखनी है, जो रेयरली पूछी जाती है लेकिन पता होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, आज की क्लास में इतना ही है अपना। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अब इस चैप्टर की, और अगले क्लास में यार स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर मुझे देखना पड़ेगा यार, अभी मैंने देखा नहीं है। पर आप ना वो जो डीपीपी मिली है ना आपको असाइनमेंट्स, अगले लेक्चर में करके ले आएंगे यार। ठीक है सर। वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा मैं। मतलब कल के बाद वाला? कल लेक्चर थोड़ा है यार, परसों लेक्चर है सैटरडे को, बस उसी में ही। सैटरडे को तो लेक्चर है। हाँ सर सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो सबसे फर्स्ट में केस कराया था, जो आपने बोला था मैं बाद में कराया, यस सर। ये बेटा मैं कराऊंगा, अभी इसको मत लिख तू कॉपी में। ओके सर। ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको, नोट्स में आएगा तो और कंफ्यूजन आएगी। ठीक है बेटा। और कुछ ये दोनों केस तो आगे समझ तेरे को, ये दोनों याद रखना काम के। ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में तो, लेकिन पता होना चाहिए आपको। यस ये तो नहीं। सर जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर? 1 या 2। NO लिगेंड स्लाइड, ओके बेटा। हाँ आप लीव कर सकते हो बिल्कुल। संस्कार तुम्हारी तो दूसरी क्लास है, समझ आया तुम्हें कुछ? तुम ही थे ना कल जो बोल रहे थे। ये सर समझ में आ रहा है। आ रहा है? तुमने Yes, sir. कौन से सेंटर में पढ़ते हो? सर सीबीएसई। नहीं अवंती के सेंटर में पढ़ते हो? हाँ क्लास ओवर है बेटा। NO लिगेंड रिपीट कर दो। अर्पित देख, जनरली लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन NO 3 इलेक्ट्रॉन देता है। एक तो ये वाला देता है ये, और ये 2 देता है। तो ये वाले 2 तो देता है मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और ये सिंपल ये आयोनिक बॉन्ड की तरह देता है। ठीक है, तो एक तो तुझे ये बात याद रखनी। दूसरी बात रखनी है कि यदि कॉम्प्लेक्स गिवन हो जिसमें NO लिगेंड हो, तो ऑटोमेटिकली खुद से उसको NO प्लस मान लेना, जब तक ये ना बताए खुद तुझे आगे से आगे कि नहीं भाई ये NO लिगेंड है। हमेशा NO प्लस मानना। इफ नथिंग इज गिवन कंसीडर NO एज NO प्लस। ठीक है अर्पित? तो डन करते फिर क्लास। किसी कुछ पूछना है अभी? नहीं सर। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ जैसे कि सर अब इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे सर। किसने बोला है? उसमें ऑर्गेनिक है क्या? हाँ देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। वही करेंगे सर। शायद देख उसमें जो सर वो है ना टाइम टेबल जो अवंती की साइट पे डला हुआ है, हाँ उसमें ऑर्गेनिक ही है। ठीक है यार, मैं ऑर्गेनिक के लिए मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, थोड़ा आपका प्लानर चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सीधा चैप्टर स्टार्ट कर रखा होगा और आपको कुछ आता नहीं होगा। हाँ सर ऐसा ही है।
तो मैं तो सर ये स्टार्ट करने से पहले एक बार 11th रिवाइज कर लूँ। बेटा रिवाइज करूंगा तो प्लानर के हिसाब से कैसे चलूंगा, एक बार मेरे को डिस्कशन करना पड़ेगा। अरे सर मैं ही Now खुद sir, कर। class is over. हाँ क्लास ओवर बेटा। Can we leave now? बिल्कुल बेटा। या आशिफा तुझे आवाज आएगी बाद में? सर अब पर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक। स्टार्टिंग में बीच में तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में उतनी देखना ना जितनी तेरे को प्रॉब्लम आई थी। की देखूंगी बस।